नमस्कार, मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। देखिए, एक तो आपको सब्जेक्ट होता है इतिहास का, उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, इसमें हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे और हम टॉपिक को भी इतना डीप नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ फैक्चुअल पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को आपका प्री है, MPPSC प्री है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हमें सिर्फ वही पढ़ना चाहिए और दिन काफ़ी कम है। आज 7 तारीख है और आपका एग्ज़ाम है 25 को, तो हमारे पास कुछ 15 दिन के आसपास रह गए हैं, 15-16 दिन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जिसका संबंध एग्ज़ाम से है। तो आज का टॉपिक जो है, इसमें हम शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए, जो वंश आपको आगे सुनने को मिलेंगे, हम उनमें से कुछ वंश की बात करेंगे कि उनकी वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। 2 परिवार मिले हैं तो किस परिवार का, किस वंश का जन्म हुआ है। ठीक है, जो भी आपने नाम सुनने में आपको आते हैं, जैसे ययाति है तो पौरव वंश है। इस प्रकार से जो वंश हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे आपका है वंश है। तो इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस वही पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करें। बेसिकली आज हम MP के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ टॉपिक हैं MP के जो हम पढ़ेंगे, जैसे नदियां हैं, पर्यटन है, और भी कुछ टॉपिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिनका संबंध एग्ज़ाम से है, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए, आज जो हम शुरुआत करेंगे, आज के टॉपिक की फ्रेमिंग देख लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे कारकोट नागवंशी शासक के बारे में जानेंगे। इनके जो परिवार की जो पुत्री है नर्मदा, इसका विवाह किससे हुआ, फिर आगे क्या घटना घटी है। और इसके बाद देखें आगे जो आपका यदुवंशी है वंश के बारे में जानेंगे। और इसके बाद फिर इनका परिवार किस प्रकार से आगे इनके वंशज हुए हैं और उनके समय कौन कौन से जनपद रहे हैं, वो जानेंगे। इसके बाद हमारे पास एक रघुवंश ग्रंथ है, उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे आगे रामायण महाभारत पुराण से क्या फैक्ट हमारे कवर होते हैं। उसके बाद ययाति के जो पुत्र हैं, यादव वंश का उद्गम हुआ है, तो यादव वंश का उद्गम कैसे हुआ है, इनका विस्तार कहाँ पर था। फिर ययाति के बारे में कुछ इतिहास है, कुछ ऐसी फैक्ट हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। और आगे फिर आपका जो भी इनका परिवार है उसके बारे में जानेंगे, इनका जो वंशज रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, देखिए, हम जो आज इतिहास पढ़ रहे हैं वो टॉपिक उसका है अनुश्रुतिगम्य इतिहास। अनुश्रुतिगम्य इतिहास यानी जो रामायण महाभारत पुराण या जो फिर ग्रंथ हैं, जैसे रघुवंश है, इनके माध्यम से जो जानकारी, जो कहानियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कथाएँ प्राप्त हुई हैं, तो उनके माध्यम से जो इतिहास हमें मालूम पड़ता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम उस समय थे नहीं, तो जो उस समय ग्रंथ रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ही हम वर्तमान की बात कर रहे हैं आपसे, यानी वर्तमान में उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अनुश्रुतिगम्य इतिहास। ठीक, अब देखिए, इसमें शुरुआत हम कर रहे हैं कारकोट नागवंशी शासक से। कारकोट नागवंशी शासक जो कि नर्मदा किनारे काठे के शासक थे, तो उनकी पुत्री थी नर्मदा। इनका विवाह हुआ था पुरकुत्स, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। आपको समझ में आ रहा है। अब जो पुरकुत्स है, इनका विवाह इनकी पुत्री से क्यों हुआ, इसकी भी कहानी है। देखिए, मौनेय गंधर्वों के विरुद्ध जो कारकोट नागवंशी है, इनका युद्ध हो रहा था, ये इनको युद्ध होने वाला होगा। ठीक है, तो कारकोट नागवंशी और मौनेय गंधर्वों के मध्य युद्ध होने वाला होगा। और उसी के संबंध में उसी समय पुरकुत्स ने नागवंशियों की हेल्प करी, की सहायता करी। ठीक, यानी मौनेय गंधर्वों के विरुद्ध पुरकुत्स ने कारकोट नागवंशियों की हेल्प करी, की सहायता करी। और इसी से प्रसन्न होकर, इसी से उनके रिलेशन अच्छे हुए नागवंशियों के। और इक्ष्वाकु वंश के जो पुरकुत्स हैं, इनके आपस में संबंध अच्छे हुए। और इसी के बाद इन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह पुरकुत्स, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, से विवाह कर दिया। समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से नर्मदा और पुरकुत्स का विवाह हुआ। ठीक,
अब देखिए, अब इनके विवाह जो हुआ तो जो पुरकुत्स हैं इन्होंने एक काम किया। इन्होंने क्या किया, एक नदी थी रेवा नदी, तो रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर कर उसका नाम कर दिया नर्मदा। जो वर्तमान में नर्मदा नदी हम सुनते हैं उसका प्राचीन नाम था रेवा। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम किसने परिवर्तित किया है, या नर्मदा का प्राचीन नाम क्या था। 2 फैक्ट यहाँ से कवर होते हैं। और नर्मदा और पुरकुत्स का विवाह कैसे हुआ और इनका विवाह क्यों हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों किस वंश के थे, नर्मदा किस वंश की थी और पुरकुत्स किस वंश के थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो इक्ष्वाकु वंश हैं तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे दंडक, और इन्हीं के नाम से दंडकारण्य क्षेत्र पड़ा है। आप देखते होंगे मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये क्षेत्र को दंडकारण्य कहते हैं। तो उनका नामकरण इन्हीं से हुआ है, दंडक से हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नर्मदा है इनके भाई थे मुचकुंद। ठीक, तो जो मुचकुंद थे इन्होंने नर्मदा किनारे मानधाता नगरी, जिसे वर्तमान में खंडवा कहते हैं, इसको स्थापना की थी। ठीक, मुचकुंद ने मानधाता नगरी यानी खंडवा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब यदुवंशी है वंश, यदुवंशी में क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो यदुवंशी है वंश था, इनके राजा थे राजा महिष्मत। क्या थे? राजा महिष्मत। तो इन्होंने मानधाता पर अधिकार कर लिया, यानी जिस नगरी की स्थापना मुचकुंद ने की थी उस पर राजा महिष्मत ने अधिकार कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बात? अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि राजा महिष्मत ने मानधाता नगरी का नाम चेंज कर दिया। इन्होंने इसका नाम कर दिया महिष्मती। क्या कर दिया? महिष्मती, जो वर्तमान में महेश्वर कहा जाता है। भाई जो महिष्मती था इसका नाम वर्तमान में महेश्वर है। तो आपको पता ये होना चाहिए कि सबसे पहले कि मानधाता नगरी की स्थापना किसने की, पहला क्वेश्चन। मानधाता नगरी का नाम किसने परिवर्तित किया, दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद जो मानधाता नगरी है इसको वर्तमान, जो आपकी महिष्मती है, इसको वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से बोला जाता है, ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यदुवंशी है वंश था, जो आपको बेसिकली है वंश की बात हो रही है। तो इस वंश में आगे कौन कौन से राजा हुए देखते हैं। देखिए इनके वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए, इनके बाद कार्तवीर्य अर्जुन। तो इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि इनके और कौन से नाम थे, इनके और किस नाम से इन्हें पुकारा जाता था, किस नाम से इनको बोला जाता था। इनके और नाम थे सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 1000 भुजाएं थीं। तो 1000 भुजाओं का संबंध इनकी सैन्य शक्ति से है, यानी 1000 भुजाएं, मतलब तात्पर्य ये हुआ कि इनकी जो इनकी सैन्य शक्ति है वो काफ़ी अच्छी रही होगी। ठीक, चलिए। तो भैया इनके नाम थे सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु, ये नाम थे। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि इन्होंने कारकोट का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? कारकोट का युद्ध। यानी क्वेश्चन आता है कारकोट का युद्ध का संबंध किससे है, तो उसका आंसर होगा कार्तवीर्य अर्जुन। तो इन्होंने कारकोट का युद्ध किया था, और इस युद्ध में इन्होंने अनुपदेश यानी वर्तमान निमाड़ को हरा दिया था। ठीक, तो क्वेश्चन को पराजित किया था। तो क्वेश्चन आता है कि कारकोट का युद्ध किसका संबंध किससे है, तो आपको पता है आपको। और अनुपदेश, और इस युद्ध में कौन हारा था, ये किसको पराजित किया था, तो इन्होंने अनुपदेश यानी वर्तमान निमाड़ को पराजित किया था। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन के बाद आपका आते हैं जयध्वज। जयध्वज इनका संबंध अवंती यानी वर्तमान मालवा से था, यानी इन्होंने अपना शासन अवंती में किया था। ठीक है, तो कार्तवीर्य अर्जुन के बाद जयध्वज आए, और जयध्वज के बाद आपके आते हैं लाल ध्वज। ठीक, लाल ध्वज के 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्र इनके होते हैं। कौन कौन से? विधिहोत्र, शार्यात, कुंडिकेर, भोज और अवंती। 5 पुत्र इनके होते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे अब आगे विधिहोत्र के बारे में। सबसे योग्य थे ये। हम बात करेंगे विधिहोत्र के बारे में। तो जो विधिहोत्र हैं, इनके बाद विधिहोत्र आए थे। तो जो विधिहोत्र हैं इनके समय 5 जनपद के नाम सुनने को मिलते हैं। कितने? 5। कौन कौन से थे? टुंडिकेर, जिसे वर्तमान में दमोह कहते हैं। फिर आपका दशार्ण है, जिसे वर्तमान में विदिशा कहते हैं। इसके बाद है जनपद अनूप, जिसे वर्तमान में निमाड़ कहते हैं।
उसके बाद है अवंती जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, और इसके बाद है त्रिपुरी जिसे वर्तमान में तेवर कहते हैं। इस प्रकार से 5 जनपद के नाम सुनने में आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समय इन जनपद का नाम सुनने में आता है, या किसके समय इन जनपदों का विकास हो रहा था या हुआ था। तो उसका आंसर है वीतिहोत्र। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वीतिहोत्र जो थे इनका संबंध किस वंश से था। ठीक, ये भी हो गया आपका। उसके बाद देखें, अब इसके बाद एक ग्रंथ है रघुवंश। इस ग्रंथ की रचना की थी कालिदास ने। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। रघुवंश की रचना किसने की? कालिदास ने। चलिए, अब देखिए रघुवंश से हमें कुछ फैक्ट मालूम पड़ते हैं। वो क्या है? देखिए, रघुवंश में मालूम पड़ता है जो श्री राम है और उनके जो भाई हैं शत्रुघ्न। तो जो श्री राम है इनके पुत्र थे कुश, इनके पुत्र थे लव कुश। तो हम बात कर रहे हैं कुश के बारे में। तो श्री राम के पुत्र थे कुश। तो कुश ने दक्षिणी कौशल क्षेत्र में शासन किया था। दक्षिणी कौशल देखिए, ये आपका मैप है। इसमें दक्षिणी कौशल जो आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है या उसके आसपास का क्षेत्र है वो दक्षिणी कौशल में आता है। तो वहाँ पर शासन किया था कुश ने। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपके आते हैं शत्रुघ्न, इनके भाई थे। तो शत्रुघ्न के पुत्र हुए शत्रुघाती। कौन थे? शत्रुघाती। तो इन्होंने दशार्ण यानी वर्तमान के विदिशा पर अपना शासन किया था। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, तो रघुवंश से हमें कुछ फैक्ट मालूम पड़े हैं, हमने पढ़ लिया उनको। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए रामायण महाभारत और पुराण। रामायण महाभारत पुराण से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो अंतिम मनु वैवस्वत थे उनके 10 पुत्र हुए थे। 10 पुत्रों में से एक का नाम था करुष। क्या नाम था? करुष। तो करुष से ही कुरुष देश या कारुष वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, कुरुष देश या कारुष वंश की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आपको आता है कि कारुष वंश की स्थापना किससे हुई थी? तो इसका आंसर होगा करुष। और वो किसके पुत्र थे? तो वो किसके थे पुत्र? वैवस्वत मनु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कारुष वंश है इसका जो स्थान था, इनका जो शासन का स्थान था वो वर्तमान का बघेलखंड है। यानी आपको जो रीवा वाला क्षेत्र है, देखा ना आपने मैप में, रीवा वाला क्षेत्र वो बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक, तो इनका क्षेत्र था बघेलखंड। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ययाति के बारे में सुनते हैं। जो आपके ययाति हैं इनके पुत्र थे यदु, यानी इनके जो परिवार के थे यदु। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि ययाति का उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, आगे बढ़ेंगे। तो ययाति के परिवार से थे यदु, और इनके नाम पर ही यादव वंश की, यानी इनके ही बाद यादव वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यादव वंश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ययाति से है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन ये भी आता है कि यादव वंश का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो इनका विस्तार 3 नदियों तक था। वो थी चर्मावती यानी चंबल, वैत्रवती यानी बेतवा, शुक्तिमती यानी केन। इन 3 नदियों तक इनका विस्तार था। अब अगर आपको ये नदियों का क्षेत्र मालूम होगा कि इनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ तक ये नदियाँ फैली हुई हैं, इनका अपवाह क्षेत्र कहाँ तक है, तो आपको ये विस्तार एरिया आपको मालूम पड़ जाएगा मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ययाति हैं अब इनके बारे में जानते हैं कि इनका उद्गम कैसे हुआ। देखिए, जो वैवस्वत मनु हैं जिनके बारे में बात की, इनकी पुत्री थी जिसका नाम था इला। क्या नाम था? इला। इनका विवाह सोम से हुआ था। तो इला और सोम के विवाह से चंद्रवंश या एल वंश, ठीक है, एल वंश या चंद्रवंश का उद्गम हुआ है। तो चंद्रवंश और एल वंश के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि इनका उद्गम कैसे हुआ। बेसिकली इला और सोम। अब इला किसकी पुत्री थी? वैवस्वत मनु की। तो वैवस्वत से ही इनका वंश का जन्म हुआ है। ठीक है, तो एल वंश और चंद्रवंश की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जो एल वंश है और चंद्रवंश है, थोड़ा सा आपको देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैं समझता हूँ, लेकिन हमें ये पढ़ना होगा। एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत आवश्यक है पढ़ना। बहुत हम डीप में जाने का प्रयास करेंगे तो जो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, और इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इतना समय दे पाएँ, इसलिए हम इसको शॉर्ट में रख रहे हैं, सिर्फ फैक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए, तो एल वंश और चंद्रवंश की बात हो रही थी। तो आप देखें इनका जो वंश है, इनका जो क्षेत्र है, इनका शासन कहाँ पर था? तो उसका आंसर होगा बुंदेलखंड में इनका शासन था। समझ में आ रही बात? तो एल वंश या चंद्रवंश का जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड।
अब इनके आदि पुरुष थे पुरुरवा। क्वेश्चन आता है कि जो एल वंश या चंद्रवंश के आदि पुरुष कौन थे, तो उसका आंसर होगा पुरुरवा। इनके 2 पुत्र हुए, अमावस और आयु। ठीक, इनके 2 पुत्र हुए, ध्यान से पढ़िएगा। चंद्रवंश की बात हो रही है, तो इनके जो आदि पुरुष थे, इनके 2 पुत्र थे, अमावस और आयु। तो जो आयु है इसकी 3rd जनरेशन में ययाति हुए, मतलब जो आयु है इनकी 3rd जनरेशन में ययाति हुए हैं। तो देखिए, ययाति की बात हो रही थी, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म आयु की 3rd जनरेशन में हुआ है, तो ध्यान रखना। और आयु किसके पुत्र थे? पुरुरवा। और पुरुरवा का संबंध किससे है? चंद्रवंश से। तो बेसिकली चंद्रवंश से ही ययाति का जन्म हुआ है, इनकी 3rd जनरेशन में। चलिए, अब जो आपके ययाति हैं, इनकी भी 2 शादी हुई थी, इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली थी देवयानी और दूसरी थी शर्मिष्ठा। तो जो देवयानी है, इनसे 2 पुत्र हुए थे, वो कौन थे? तुर्वस और यदु। यदु आपने नाम सुना था। अब देखिए, तो इनसे 2 पुत्र हुए, तुर्वस और यदु। तो जो आपके यदु हैं, इनके भी 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन से थे? क्रोष्टर और सहस्त्रजित। क्या थे? क्रोष्टर और सहस्त्रजित। तो जो क्रोष्टर की संतान हुई उनको यादव कहा गया। ठीक, जो क्रोष्टर की संतान थी उन्हें यादव कहा गया, और जो सहस्त्रजित की संतान थी उन्हें है कहा गया। है। तो ये हमने सुना था है वंश, तो इसकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। समझ में आ रही है बात? और जो आपका यादव वंश था, हमें अभी नाम ये यादव वंश है, इनका भी उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। तो यदु से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं के परिवार से थे ये, ययाति के परिवार से। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देवयानी के बारे में जान लिया। अब इसके बाद देखते हैं शर्मिष्ठा। जो आपकी शर्मिष्ठा इनकी वाइफ थी, इनसे इनको पुत्र हुआ पुरु। हालांकि 3 पुत्र हुए थे, तो इनसे पुत्र हुए पुरु, और उससे पौरव वंश की स्थापना हुई। अब इसको आपको सभी को लिंक करना है, आपको सभी को बार बार देखना है, इसको आपके नोट्स बनाने हैं कि किस वंश की स्थापना किससे हुई है, या किसकी जनरेशन, किसकी 3rd जनरेशन क्या कहलाई है, और इनका विस्तार कहाँ पर था। जैसे ययाति का जो क्षेत्र है, वो आपका जो यादव वंश है, इनका क्षेत्र कहाँ पर था। उसके बाद जो आपका एल वंश है, चंद्रवंश का क्षेत्र कहाँ पर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है एमपी का इतिहास, उसमें हमने शुरुआत की थी कारकोट के नागवंशी शासकों से। इसके बाद हमने नर्मदा और पुरकुच का विवाह करवाया, और इसके बाद हमने जो नर्मदा नदी का नाम परिवर्तित करवाया। फिर हमने मुचकुंद के बारे में जाना, फिर हमने मानधाता नगरी की स्थापना की, और उसके बाद जो राजा महिष्मत थे नाम चेंज कर दिया। फिर हमने रघुवंश से जाना कि भाई इसका बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। फिर इनका जो रघुवंश, जो आपके जो है वंश के जो राजा थे, इनके हमने वंशावली जानी, इनके वंशज जाने कि भाई इसके बाद कौन राजा हुए, उनके बारे में कुछ फैक्ट थे वो पढ़े हमने। फिर जनपद, विधिहोत्र के समय जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। उसके बाद रामायण महाभारत पुराण से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है ययाति के बारे में जाना, और यादव वंश की स्थापना कैसे हुई वो पढ़ा हमने। वैवस्वत मनु से हमने जाना कि भाई इनसे कैसे एल वंश की या चंद्रवंश की स्थापना हुई है। उसके बाद इसके बारे में जाना कि भाई जो वर्तमान में जो आपके है वंश, जो है वंश के बारे में जानते हैं और यादव वंश के बारे में जानते हैं, तो इनका इतिहास क्या है, किसके द्वारा इनका उत्पत्ति हुई है, तो ये सब हमने पढ़ा है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पूरा एमपी का इतिहास होगा, और बहुत जल्द हम एमपी के इतिहास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो विषय होंगे जो आपके जैसे पर्यटन है, नदियां हैं, और जो एमपी का करंट अफेयर है, वो सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक मैंने काफ़ी मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।